My dear students, I welcome all the viewers of this channel, and I am going to today I will deal the chapter cell cycle, mitosis and meiosis. It is an important chapter of unit 3rd. So without wasting any time, just we come on the point. Here we will study the three important points: cell cycle, mitosis and meiosis. Now what is cell cycle? You can see here cell cycle. अगर वर्ड मीनिंग को देखा जाए तो द लाइफ जितने जो भी इवेंट्स जो होते हैं जिसके द्वारा एक न्यू सेल मैच्योर होके अगेन डिवाइड होके न्यू सेल बनाता है, तो उस सारे इवेंट्स जो है सेल साइकिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि द सेल साइकिल इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। यानी एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के बीच का जो भी पीरियड होता है वो सेल साइकिल कहलाता है। और अगर इसमें अगर वर्ड ये भी डेफिनेशन यूज कर दें कि सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, अगर इन दोनों डेफिनेशन को मिलाकर के अगर हम ये कहें कि ऑल द इवेंट्स दैट टेकन प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच के जितने इवेंट्स होते हैं दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सेल साइकिल। ठीक है, तो जो टाइम टेकन होता है, जो टाइम इसमें लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। नाउ कम ऑन दिस फिगर, आप अगर इस फिगर को ध्यान में देखें तो इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी मेजर जो इवेंट्स होते हैं दीज आर द 4 इवेंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए ये जो पार्ट है दिस इज सेल डिवीजन पार्ट है। यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, जो पहला जो फेज होगा G1, देन S फेज एंड देन G2। तो ये जो G1 प्लस S प्लस G2 ये तीनों फेज मिलके एक और नाम इनको दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। यानी इंटरफेज में भी डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2 फेज, एंड देन द सेल विल इंटर इनटू द सेल डिवीजन फेज जिसको हम लोग M फेज कहते हैं। और इसमें ये आपको सब फेजेज मेम फेज के स्टेजेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। तो इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दिस वन इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल साइकिल। नाउ वी विल स्टडी व्हाट हैपन इन द G1, S एंड G2 फेज। ओके, तो G1 फेज में देखें, G1 फेज को हम लोग जैसे यहाँ पर इंटर फेज मैंने बताया कि इंटर जो फेज है, इंटर फेज वेरी एक्टिव, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज है। हालांकि इसको सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस नो सेल डिवीजन इज टेकन प्लेस, सो इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, बट मेटाबॉलिकली इट इज वेरी एक्टिव फेज। व्हाई इज इट कॉल्ड वेरी एक्टिव फेज? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड बायोमॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। G1 फेज, G2 फेज, S फेज में इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, DNA है एंड अदर मटेरियल्स सिंथेसाइज होते हैं। तो मेटाबॉलिकली ये एक्टिव फेज है। अब हम गैप 1 फेज जिसको हम लोग G1 फेज भी कहते हैं, ये क्या है? G1 फेज क्या है? अगर हम इसको फिर अगर डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, G1 फेज एक तो आप पॉइंट दे सकते हो, कोई सेल साइकिल जब डिस्क्राइब करो तो एक आप पॉइंट दे सकते हो कि G1 फेज के इस तरफ S फेज है और इस तरफ M फेज है, इसको हम लोग M फेज कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ए फेज बिटवीन M फेज एंड S फेज। एक तो पॉइंट किसी भी जैसे G1 को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो इट इज ए फेज बिटवीन M फेज, दिस वन M फेज एंड S फेज। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए अगर हम इस इवेंट को समझ लें, एस फेज में क्या होता है। एस फेज वेरी फेमस फॉर DNA रिप्लिकेशन। यानी इसके अंदर जो DNA की मात्रा होती है अपने मात्रा की डबल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये अब इसके लिए जो मटेरियल जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हो हैं, चाहे जो भी एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह जो आवश्यक जो इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सिंथेसाइज्ड इन द G1 फेज। ठीक है,
एस फेज में आपको पता है कि डीएनए का डिप्लीकेशन होता है, यानी एक जो डीएनए का अमाउंट होता है अपनी मात्रा का डबल हो जाता है। और G2 फेज में क्या होता है, सिंस आफ्टर G2 फेज द सेल विल अंडरगो द सेल डिवीजन, यानी एम फेज में। तो सेल डिवीजन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट नेसेसरी प्रिपरेशंस होगा, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड इन द G2 फेज, देन द सेल इंटर इनटू द एम फेज। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, मैं पॉइंट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। सम सेल्स आफ्टर डिवीजन दे एंटर इनटू द ग्रोथ फेज, बट सम ऑफ देम विल नॉट अंडरगो G1 फेज। वो अगेन सेल डिवीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उस फेज को हम लोग G0 या क्विसेंस फेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल के बाद जो है जैसे G1 फेज में क्या होगा, एम फेज, और G2 फेज क्या फेज होगा, एस फेज क्या होगा, इट इज ए फेज बिटवीन G1 एंड G2 फेज। G2 क्या होगा, इट इज ए फेज बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। ठीक है, एम फेज में माइटोसिस यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर सेल का डिवीजन होगा। इसी को हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। अब आ गए हम लोग सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन में सेल डिवाइड होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन में दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। देखो, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। एंड इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब इस डायग्राम से देख सकते हो, इसके अंदर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो पहले न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियाई बदल जा 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस इज टेकन प्लेस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि जो एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ cell division. Now the types of cell division. So cell division is of 2 types, mitosis and meiosis. ठीक है, we have to study these 2 types of division. अब माइटोसिस में अगर हम देखेंगे क्या होता है, माइटोसिस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। माइटोसिस इज ए डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम जर्म सेल भी कह सकते हैं, जो गैमिट बनाते हैं। गैमिट बनाने वाले सेल को छोड़ दिया जाए तो जितने सेल्स हैं, ऑल दिस सेल्स आर सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और इससे जो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके जो आर्गेन होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। यानी ये दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ठीक है, अब अगर इस फिगर पर अगर नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर एक ये पेरेंट सेल है और इसमें डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन से क्या बन रहा है, 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। रिमेंबर, यहाँ पर ये जो 2n 2n दिखाया गया है, यहाँ पर क्रोमोजोम जो है वो क्रोमोजोम की संख्या जो है वो क्या होती है, इक्वल रहती है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी हम कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है और इंडिविजुअल में भी 46 हैं, तो ये प्लस होकर 92 हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 46 है। तो रिमेंबर, सेल साइकिल में एस फेज के दौरान जो 46 क्रोमोजोम्स फार्म हुए थे वो अपने डबल हो जाते हैं, बट दे आर नॉट सेपरेटेड एट दैट टाइम। उनका सेपरेशन यहाँ पे होता है, यानी यहाँ क्रोमोजोम 46 वाले देख रहे हैं, बट दे आर इन देयर डबल डुप्लीकेटेड फेज में है, उनका सेपरेशन माइटोसिस में होता है। तो इस तरीके से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफस्प्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम माइटोसिस के फेजेस देखें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं माइटोसिस के अंदर। ठीक है, अब एक एक फेज को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले माइटोसिस का प्रोफेज। प्रो मतलब पहला, यानी ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का, या किसी भी डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, देखिए, आप अगर इंटरफेज के न्यूक्लियस को देखिए, इंटरफेज मतलब जिसमें सेल बी रेडी फॉर द एम फेज, तो इसमें 3-4 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। ये एक पॉइंट है कि जो साइज होगी वो इंक्रीज होगी, और इसके अंदर आप देखिए कहीं न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो गई है। तो ये जो डिसअपीयरेंस होता है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होता है कि इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं, जिनको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। तो क्रोमैटिन थ्रेड कन्वर्टेड इनटू थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर और रिजल्टेंट वो डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। अगर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पे ये दो क्रोमैटिड्स हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, यानी दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। एंड नाउ तो इसको यह सेंट्रोमियर इज ए पॉइंट वेयर द टू क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंटेड टुगेदर। इसके अलावा आप ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, देखिए स्पिंडल फाइबर बॉडी होती है, स्पिंडल बॉडी प्लांट में होती है, लेकिन एनिमल में ये रोल सेंट्रियोल प्ले करता है, क्योंकि एनिमल में प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो ये क्या होगा, ये यूनाइटेड होते हैं और प्रोफेज में इनका डिवीजन होता है एंड दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पोल। तो मेन इवेंट्स क्या हो गया, साइज बढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिसअपीयर हुए, क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए, और एक क्रोमोसोम्स में अगर देखा जाए तो दो क्रोमैटिड्स का बना हुआ है जो सेंट्रोमियर पॉइंट पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो यहाँ पर सेंट्रियोल, मतलब एनिमल में सेंट्रियोल और प्लांट में स्पिंडल बॉडी डिवाइड होंगे एंड दे मूव टुवर्ड द पोल। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फेनामेना ऑफ द माइटोसिस प्रोफेज। नाउ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि यू कैन सी हियर क्रोमोसोम जो है एक सेंटर में यानी बीच में अलाइंड हो गए हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट या इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो मेटाफेज की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अरेंज्ड ऑन मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर, और यहाँ पर जो स्पिंडल बॉडी या सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होते हैं, इनसे रेज निकलती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है जो निकलती हैं, वो एक स्पिंडल शेप अपरेटस बनाती हैं, जिसको हम स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस में जो फाइबर्स होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर स्पिंडल है तो इसको हम स्पिंडल फाइबर कहेंगे, और अगर यहाँ पर सेंट्रियोल है तो इसको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो चाहे एस्ट्रल रेज हो या स्पिंडल फाइबर हो, दे फॉर्म ए स्पिंडल अपरेटस। स्पिंडल का मतलब ये होता है कि टिप पे जो है वो क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे, और बीच में क्या होगा, ब्लंट, यानी बीच में ब्रॉडनेस ब्रॉड ज़्यादा होंगे। ऐसे किसी शेप को फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप कहा जाता है, इसीलिए इस अपरेटस का नाम स्पिंडल अपरेटस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्रोमैटिड बिकम शॉर्टर, थिकर एंड एक्वायर ए डेफिनेट शेप एंड साइज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम फॉर्म होता है, यही रियल क्रोमोसोम के स्टडीज में यूज होता है, यानी सबसे अगर क्लियरली विजिबल फेज अगर क्रोमोसोम का कोई होता है तो मेटाफेज होता है। इसके बाद से क्रोमोसोम अरेंज इक्वेटर के ऊपर या मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज होते हैं, आपको हमने बता दिया। तो दो मेन पॉइंट है, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन होगा। ये दो मेन पॉइंट हैं इसके अंदर। इसके बाद से अगर देखा जाए, नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज इज मार्क बाय द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर है, जहाँ पर क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग होती है, उनमें डिवीजन होता है, एंड रिजल्टेंट द टू क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये दो क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल, और एनाफेज के लास्ट में ये पोल पे पहुंच भी जाते हैं। ठीक है ना, तो ये है एनाफेज। एनाफेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, और दूसरा क्या है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द पोल। अब इसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, अब टेलोफेज में देखिए, टेलोफेज में जो क्रोमैटिड्स जो पोल पे पहुंच गए हैं, इनके अंदर फिर जो प्रोफेज का जो फेज है वो रिवर्स होता है। प्रोफेज में आपने देखा कि क्रोमोसोम बन रहे थे क्रोमैटिन थ्रेड से, यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमैटिन थ्रेड बनना शुरू हो जाएंगे, उल्टा प्रोफेज का, जस्ट रिवर्स।
दूसरी बात क्या होगी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर होते हुए थे वो यहाँ रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो मेन चीज़ इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिड्स बिकम अनकॉइल्ड, थिन एंड इनविजिबल, कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होंगी और एक डॉटर न्यूक्लियस, एक पेरेंट मतलब मदर न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। तो दिस इज माइटोसिस। अब माइटोसिस का इम्पोर्टेंस देखा जाए कि क्या है माइटोसिस का। अच्छा, इम्पोर्टेंस से पहले एक चीज़ और देखना होगा कि अभी तक हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? तो प्लांट और एनिमल में साइटोकाइनेसिस दो अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर एनिमल में देखा जाए तो इट इज़ बाई फरोइंग। फरोइंग का मतलब जैसे देखिए ये न्यूक्लियस दो डिवाइड हो गए, तो जो सेंटर में होता है वो जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो इन्वेजिनेट करने लगती है, यानी धस यहाँ पर अंदर की तरफ इनमें क्या होता है ग्रोथ होने, अंदर की तरफ ये इम्बेडेड होने लगती हैं एंड रिजल्टेंट इसी को हम लोग फरो बोलते हैं। तो बाई फरो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है। अगर हम प्लांट सेल में देखें तो यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि ये प्लांट सेल है, यहाँ पे जो मेटाफेज प्लेट है यहाँ पे गोल्गी बॉडीज के जो वेसाइकल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं। इन गोल्गी बॉडीज के वेसाइकल्स के को हम लोग फ्रेगमोसोम कहते हैं और ये फ्रेगमोसोम मिल करके क्या बन जाएंगे, फ्रेगमोप्लास्ट, एक मेम्ब्रेन के रूप में बन जाएगी। और यही मेम्ब्रेन के ऊपर जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू मिडिल लैमेला, देन कन्वर्टेड इनटू सेल वाल। तो सेल वाल जैसे फॉर्म होगा वैसे ही क्या होगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेल प्लेट बनता है जो यहाँ पे, इस वजह से प्लांट में जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, यानी प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होती है दिस इज बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसमें एक बार और देखिए क्या होता है, पहले जो वेसाइकल्स ऑफ गोल्गी बॉडीज होती है अरेंज होकर द पीस ऑफ द फ्रेगमोस, जो गोल्गी बॉडी के वेसाइकल्स होते हैं उनको हम लोग फ्रेगमोसोम कहते हैं। फ्रेगमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। देन दे फॉर्म मेटाफेज, एक दूसरे से फ्यूज होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाएंगे। देन दे बिकम सेल प्लेट, और इन्हीं सेल प्लेट पर मिडिल लैमेला और सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद से आप देखिए सिग्निफिकेंस, आपको पहले बताया कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ में। ठीक है, इसके अलावा जो है मेंटेन द प्रॉपर साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ इक्वल एंड आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, यानी क्रोमोसोम की संख्या इक्वल होती है, नो चेंज इन द क्रोमोसोम। अब इसके बाद से नेक्स्ट डिवीजन है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है कि मियोसिस में एक सेल दो बार डिवाइड होता है। अब अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये मदर सेल है, मदर सेल में एक बार डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इस डिवीजन को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड मियोटिक फर्स्ट, यानी मियोटिक फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। वाई इज इट कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन? बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। दूसरा जो डिवीजन होता है एक सेल जो सेकेंड टाइम जो डिवीजन में इंटर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मियोटिक सेकेंड, एंड इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है इक्वल होती है, इसलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो ये रिडक्शनल है, जहाँ एक्चुअल क्रोमोसोम की में रिडक्शन होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन है मियोटिक सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके बाद से जो है एक और, अगर हम प्रोफेज और मेटाफेज में थोड़ा चलिए बाद में कंपेयर कर लेंगे, पहले इसके हम फेजेज इंपॉर्टेंट फेजेज देखते हैं। आपको बताया कि मियोसिस में एक सेल दो बार डिवीजन होता है, तो पहली बार डिवीजन को हम लोग मियोटिक फर्स्ट कहते हैं, दूसरे में मियोटिक सेकेंड। दोनों में जो सब ये स्टेजेज होते हैं वो सेम होते हैं, केवल चूंकि वन से रिलेटेड है उनको वन जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं, टू से रिलेटेड है उनको प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू कहते हैं, बाकी सब ये चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, इसके बाद से अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो चार फेजेज होते हैं, तो प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट
फेज है, सबसे बड़ा फेज है। एंड ये 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो एक एक करके 5 सब स्टेजेस को देखते हैं। देखो, इसको समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके हर स्टेज के एक एक कीवर्ड है, एक एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है। उन इवेंट्स को आप पहले आप ध्यान दीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए, फिर आप इसको डिटेल में पढ़िए। तो मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये है लेप्टोटीन। लेप्टो मतलब होता है थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं, जो इंटरफेज में क्रोमेटिन थ्रेड्स के रूप में होते हैं, उनके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। यू नो कि प्रोफेज फर्स्ट में जो माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा है, वो तो स्टार्ट होगा। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम लेप्टोप्रीन एंड अप टू द डाइकाइनेसिस इट विल कम्प्लीटली डिसअपीयर। लेकिन और जो इवेंट्स हैं, जैसे कि लेप्टोटीन क्यों पड़ा नाम, क्योंकि क्रोमोसोम्स अपीयर एज ए थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो तरह का होता है, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल ओरिजिन के होंगे और पैटर्नल ओरिजिन के होंगे। तो थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स के कारण इनका नाम लेप्टोटीन पड़ा है। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में जो आपको बताया कि लेप्टोटीन में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 अलग अलग ओरिजिन के, पैटर्नल और मैटरनल। इन जाइगोटीन स्टेज दे कम टुगेदर एंड स्टार्ट पेयरिंग, मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज टेकन प्लेस इन द जाइगोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जैसे आप यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये इंटरफेज का क्रोमोसोम है, इंटरफेज का न्यूक्लियस है, जिसमें देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है। ये नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड इज प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है सेंट्रियोल। यूनो सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल का बना होता है। तो वो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर और माइग्रेट करके पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर क्रोमोसोम देखिए, ये जो रेड कलर के क्रोमोसोम्स हैं ये अलग ओरिजिन के हैं, ये थोड़ा व्हाइटिश कलर के जो क्रोमोसोम है अलग ओरिजिन के हैं। लेकिन ये होता क्या है कि दोनों क्रोमोसोम पहले एक दूसरे से पेयर करते हैं। तो पेयर्ड जो क्रोमोसोम बनते हैं उनको हम लोग बाईवैलेंट कहते हैं, जो जाइगोटीन में क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। या रिमेंबर, थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम के कारण इनको हम लोग लेप्टोटीन कहते हैं। लेप्टो यानी लेप्टो का मतलब ही होता है थीन थ्रेड। आप ऐसे याद रख लो, लपेटो, क्या लपेटेंगे? लपेटेंगे तो थ्रेड लपेटेंगे। तो उसी से आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो। कोरिलेट करके स्टडी करेंगे तो आसानी होगी। ऐसे आपको बायो में अगर आप रटने की कोशिश करते हैं तो ये आप मूर्खता करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ क्या होती है? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक दूसरे के कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। और जाइगोटीन स्टेज में आते आते आप देखिए क्या होगा। जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयरिंग, यहाँ पे वर्ड जो हमने ऑलरेडी कलर्ट कर रखा है ताकि ये पहलू पॉइंट को आप ध्यान देंगे। पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। एंड सिनेप्सिस के रिजल्टेंट जो क्रोमोसोम बनेंगे इनको हम लोग बाईवैलेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस के बाद जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अगर इस फेज की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो क्या होगा? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और पेयरिंग के रिजल्ट बाईवैलेंट बनेंगे। और बाईवैलेंट के अंदर क्रोमोसोम के अंदर स्प्लिटिंग होती है। तो 2 क्रोमोसोम जो बाईवैलेंट में जो 2 क्रोमोसोम्स हैं दे स्प्लिट टू फॉर्म 4 क्रोमोसोम। तो जब 4 क्रोमोसोम्स बन जाए तो उस स्टेज को हम लोग टेट्रेड या टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो ये रहा जाइगोटीन में। ठीक है, इसके बाद से पैकेटीन। पैकेटीन इज मार्क्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। यू कैन सी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। इन्हीं प्लेस पर क्रॉसिंग ओवर जो है होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या है? यहाँ पे जो दो ब्लू कलर के जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं इन 2 क्रोमेटिड्स से बना, तो इनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये रेड वाले आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन एक ब्लू और एक रेड
ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो अब देखिए ये ब्लू का रीजन है और यहाँ से ये रेड यहाँ ऐड हो गया है। इसी तरह से ये रेड क्रोमोसोम का पार्ट है, ये आप देखिए रेड क्रोमोसोम का पार्ट है, यहाँ पर ब्लू ऐड हो गया है। तो ब्लू का पार्ट रेड और रेड का पार्ट ब्लू के साथ जो एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इस तो क्रॉसिंग ओवर के लिए जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो देखिए इस फेज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तीसरा पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। डिप्लोटीन किस लिए, डिप्लोटीन में जो है डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व होंगे एंड द टू जो क्रोमोसोम है जो पेयरिंग हुई है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवैलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेशन ऑफ बाइवैलेंट स्टार्ट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, और इस तरीके से एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम लोग काइजमेटा कहते हैं। तो इस फेज में दो चीज़ें आप याद रख सकते हो, क्या, डिजोल्यूशन ऑफ यहाँ पर डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, सिंस एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम लोग काइजमेटा कहते हैं। तो काइजमेटा फॉर्मेशन तीसरा कैरेक्टर आप याद रख सकते हैं। इसके बाद से डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय ए फीचर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। टर्मिनलाइजेशन में काइजमेटा में क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो जहाँ पे सेंट्रोमियर सेंटर में ऑलमोस्ट क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, तो सेंट्रोमियर से पेरीफेरी के तरफ क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी सेपरेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम सेंट्रोमियर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड। तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमा, यानी काइजमा जो बने हैं वो सेंट्रोमियर के तरफ से वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। पहले मैंने जो सबसे सेंट्रोमियर के नज़दीक होगा वो ब्रेक होगा काइजमा एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड, इसलिए इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये हो गया प्रोफेज में 5 स्टेजेस। अब इसके बाद से मेटाफेज में, अब मेटाफेज का जो कॉन्सेप्ट माइटोसिस में वो सेम होगा, यानी जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल अरेंज ऑन द मेटाफेज प्लेट, और दूसरी स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन होगा, सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनाफेज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो जैसे आपने मेटाफेज में देखा था कि सेंट्रोमियर डिवाइड हुए थे, यहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते हैं, रिमेंबर। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर विल नॉट डिवाइड, बल्कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम ही आधे हो जाते हैं। रियल रिडक्शन इसी फेज में होता है। अगर 24 क्रोमोसोम है तो 12 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे, 12 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से टेलोफेज, टेलोफेज में फिर वही जो है जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमेटिन थ्रेड में बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके तुरंत बाद या समटाइम्स टेलोफेज के ड्यूरिंग टेलोफेज द सेल इंटर इनटू द मियोटिक सेकेंड। ठीक है, तो मियोटिक सेकेंड में फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होंगे, प्रोफेज 2, प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। तो प्रोफेज के 2 में क्या होगा, अब प्रोफेज का जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो तो आप दिमाग में रख लीजिए कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्रोमेटिन थ्रेड फॉर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अगर टेलोफेज में डिसअपियर हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो डिसअपियर होंगे और क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट एंड विजिबल। ठीक है, तो प्रोफेज का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन थ्रेड थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में क्या होंगे, अपीयर होंगे। ठीक है, मेटाफेज में वही सेम कॉन्सेप्ट होगा कि ये क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे।
यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस जो है, स्पिंडल बॉडी या सेंट्रियोल जो भी हो, अगर प्लांट, एक बार फिर बता दूं कि प्लांट सेल है तो स्पिंडल बॉडी होगी। ये जो फाइबर है इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहेंगे। अपरेटस दोनों केस में स्पिंडल अपरेटस होगा। अगर यहाँ पर सेंट्रियोल, एनिमल में सेंट्रियोल होता है, अगर सेंट्रियोल है तो ये जो रेज है इनको हम लोग एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एनाफेज में अब यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ है। सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द पोल। तो ये यहाँ याद रखिएगा कि एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। टेलोफेज में फिर क्रोमेटिन थ्रेड बनेंगे जो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में बदल जाएगा और सेल का डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस जो है शुरू हो जाएगा। मियोसिस का इम्पोर्टेंस ये है कि मियोसिस जो है वो जर्म सेल में पाया जाता है और वहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन में ये रोल, ये जो सेल है, सेल डिवीजन है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरीके से जो इसमें मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन एंड दैट कंट्रीब्यूट इन द इवोल्यूशन। जेनेटिक वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। तो ये रहा मियोसिस के बारे में। अगर हम मियोसिस और माइटोसिस के थोड़ा सा समय हम कंपेयर अगर करें तो देखिए, माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है, मियोटिक जर्म सेल में होता है। माइटोसिस में एक डाटर सेल से, एक मदर सेल से 2 डाटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 डाटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में अगर आप देखिए तो वो माइटोसिस में जो है एक सेल एक ही बार डिवाइड होता है और मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक सेकेंड। माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या इक्वल रहती है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? इक्वल नहीं होती है, हाफ हो जाती है। माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए उसका रोल क्या है? उसका रोल इवोल्यूशन में नहीं है। मियोटिक में क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। माइटोसिस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होप कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं दावा करता कि आपको मैंने इस चैप्टर में सारे मटेरियल्स कंडेंस करके आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत बृहद है ये टॉपिक। तो हमने बेसिक आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर मैं अपने प्रयास में सफल रहा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।